हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने इसको प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसके पहले 4 तक हम सॉल्व पूरा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, अब हमको एक नाम आया यहाँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक से। जैसे जिसका शुरुआत हो गया 1 2 3, जैसे अगर मान लीजिए हम बोल दें प्राकृतिक संख्या, क्या बोल दें, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आता है 1 2 3 4 5 6, इस क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। इस तरह बढ़ते जाएगा, वही मेरा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। अब हम इस पे सारा पे वीडियो बनाए हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, हम इस पर वीडियो बनाए हैं। आप प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हम प्राकृतिक बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हम लोग देखना कि 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं समाप्त हो सकती। आइए हम इसको देखते हैं इस प्रकार। देखिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल्स में लिख लिए हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा और वीडियो थोड़ा लंबा ना बनेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पे समाप्त होगी। तो 6n 0 पे समाप्त होने के लिए उसका जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 और 5 का रूप होना चाहिए, 2 और 5 का रूप होना चाहिए। अगर 2 और 5 का रूप नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो इसको देखिए, समझिए। हम इसका नोट में भी दिखा दिए हैं। देखिए, जब 6n का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 6n का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू कितना आ रहा है, 3। तो 2 इंटू 3 का रूप जब आ जाएगा तो कभी भी उस संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए हम इसका, देखिए आपको जब एग्जाम में बनाओगे तो इतना करके आपको ए वाला लाइन लिखना बहुत जरूरी है। देखिए तो एग्जामिनेशन वाला समझ जाएगा कि नहीं, लड़का अच्छा से पढ़ के आया हुआ है। देखिए 6n के अभाज्य गुणनखंडों में, 6h के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का रूप होना चाहिए, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का रूप आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 और 5 का रूप नहीं आ रहा है 2 और 3 का रूप आ रहा है। तो 2 का तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आना, लेकिन इसमें 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 2 तो आ रहा है लेकिन 2 के इसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए क्या चाहिए, 5। तो 2 और 5 का रूप होना चाहिए, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6n 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। देखिए नोट में उस बात को आप लोग को लिखा दिए। यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है, 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 क्या आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी 6n है, तो 6n को जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू कितना आ रहा है, 3। अगर 12 को, तो ई 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा। तो 12 को भी हम जब तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं 4 इंटू 3 आ रहा है, तो फिर तोड़ रहे हैं तो 2 इंटू 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो ई भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। आप सिंपल फंडा है, समझ लीजिए। अब 9n है, तो 9n को अगर 0 पे समाप्त करना चाहे तो 3 इंटू 3 आ रहा है, जो ई भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब 10n है, 10n को अगर हम तोड़ रहे हैं तो 2 इंटू 5 आ रहा है, ये संख्या 0 पे समाप्त हो जाएगी। ये संख्या किस पे समाप्त हो जाएगी, 0 पे समाप्त हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि 0 पे समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 2 और 5 का रूप होना जरूरी है। अगर 2 और 5 का रूप आ गया तो अगर मान लीजिए इसके जगह पे 10n रहता तो हम लिख देते, हाँ, इस
2 × 5 आ जाता तो 2 पे पावर n, 5 पे पावर क्या करते हैं n, तो लिखते हैं यह अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का रूप है, या 0 पे समाप्त क्या हो जाएगी, या 0 क्या है, इसमें 0 आ जाएगा तो 0 पे समाप्त हो जाएगी। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए अगर 100 ले लेते, संख्या क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते 100 ले लेते हैं। अगर 100 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। हम आपको करके दिखा रहे हैं। 100 का अगर हम कर रहे हैं तो 2 से आ रहा है कितना 50, 2 से आ रहा है कितना 25, और 5 और 5, मतलब 100 का अभाज्य गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो 2 × 2 × 5 × 5, यह संख्या 0 पे क्या होगा 6, अगर 100n रहा तो यह संख्या जो है 0 पे समाप्त हो जाएगी प्राकृतिक संख्या के लिए, मतलब प्राकृतिक संख्या के 0 पे समाप्त हो जाएगी। आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्याख्या कीजिए, कुछ संख्या दिया, व्याख्या कीजिए इतना संख्या और इतना संख्या भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों। अब इसमें भाज्य और अभाज्य का पढ़ना है आपको, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या 1 तथा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। आपका भाज्य संख्या का डिफिनेशन यहाँ शो कर रहा होगा कि भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी से और से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे आपको हम दिखाई देते हैं आपको भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जाम्पल में मान लीजिए 4 ले लिए। अब ये बताइए कि 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। तो 4 जो मेरा है हम देख रहे हैं 1 से भी 4 कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो जो संख्या एक तथा स्वयं, एक तो एक और स्वयं मेरा क्या चाहे, एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, किसी और से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6 ले लिए, तो 6 मेरा जो है 1 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित। ये मेरा क्या हो गया भाज्य संख्या होगा। हम भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। मान लीजिए अभाज्य संख्या लेना है, तो अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए हम 3 ले लिए, क्या 3 जो है वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, उसके बाद किसी से कटने वाला नहीं है। 3 किसी से कटने वाला है, 1 से कट रहा है तो 3 से कट रहा है, सिर्फ 1 और 3 से कट रहा है और किसी से कटेगा नहीं, वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 ले लीजिए, अब 7 जो है 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, इसके अलावा किसी से भी 7 कटने वाला नहीं। जब और किसी से कटने वाला नहीं रहेगा तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पता है तो वीडियो होगा, मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो है, हम बनाए हुए पूरा डिटेल्स में बताएं, आप वहां जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप बेसिक मैथ का एगो प्लेलिस्ट बना होगा बेसिक मैथ, उस पे जाके क्लिक कीजिए, उस पे देखिएगा, लगभग 22-23 मिनट का वीडियो है, आपको वहां मिल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं, दोनों संख्या को लेना है। दोनों संख्या, एक संख्या है 7 × 11 × 13 + 13। अब एक इधर संख्या मेरा क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब दोनों संख्या हम ले लिए। अब दोनों संख्या को चेक करना है कि ई संख्या भाज्य है तो क्यों है, ई भी संख्या भाज्य है तो क्यों है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 13, यहाँ भी 13 है, हम 13 कॉमन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। यहाँ देखिए 13 हो गया, यहाँ क्या हो गया 13, तो हम 13 कॉमन ले लिए। जब 13 कॉमन ले तो बच गया 7 × 11, ये 13 निकल गया, प्लस यहाँ निकल गया, क्या बच गया 1 बच गया, क्या बच गया 1। अब 13 का 13 लिख सकते हैं, 7 × 11, 11 7 77, 77 + 1, तो 13 × 77 है कितना हो गया 78,
77 क्या हो गया 78। अब ए बताइए ए संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको बताते हैं। अब देखिए इसका रूप कितना आया 13 और 78, मतलब 13 और कितना आ गया 78। अब देखना इसको भाज्य संख्या हम कैसे बनाएंगे। तो इसका 2 गुणनखंड तो है, इस संख्या का कितना गुणनखंड निकला 2 गुणनखंड। अगर मान लीजिए हम इसी को 1 से गुना कर देंगे, जब इसी संख्या को हम 1 से गुना कर देंगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संख्या क्या बन जाएगा भाज्य संख्या बन जाएगा। देखिए इसका 2 रूप तो आ गया था 13 और 78, 13 और 78 क्या 2 रूप आ गया था ना 13 और 78। जब इस टोटल को हम सॉल्व किए तो कितना आया 13 और 78 आ गया। तो 13 और 78 में गुना 1 कर दिए तो इस संख्या को हम 2 से अधिक बार गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड के रूप को बना दिए। 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में हम इसको हम लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या, यह एक क्या है भाज्य संख्या। देखिए आपको समझ में आ गया हुआ ये बात को कि 2 से अधिक रूप हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। 2 से कितना अधिक गुणनखंड हो गया। जैसे 13 और 78 आया था उसमें 1 निकल, अब हमको पता चल गया इस संख्या जो है वो क्या है भाज्य संख्या। अब इस संख्या में देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन हम 5 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ गुना में 5 है, इधर प्लस में 5 है, तो 5 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, यही ना बच गया। गुना 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो क्या बच गया +1। अब देखिए 5 है, इसको कर दीजिए गुना 7 × 42, 7 × कितना 42, 4 × 12 12 24, इसको 7 × 42 × 24 + 1। अब इस टोटल को 24 और 42 को गुना कीजिए, हम देखिए 24 और 20 इसको गुना कीजिए, 42 24 को गुना 4 दूनी 8, एक बार में हम कर देते 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना है 4 और 4 तो कितना है 16, 1648 कितना आ रहा है 4 दूनी 8, ओहो और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 20, 20 के 0 बाकी में कितना आ गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1008, 1000 कितना आ रहा 8, 1008 में 1 को जोड़ दीजिए आप 1009 इंटू कितना हो गया 5। इसका कितना रूप आया 2 रूप। अब इसको देखिए इसका 2 रूप हम जब लाए इससे हम गुना 1 कर सकते हैं, गुना 1 कर देंगे तो इसको भी हम भाज्य संख्या क्या किए बना दिए। गुना 1 करने पर इसका भी भाज्य संख्या क्या हो गया बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या, यह एक क्या है भाज्य संख्या। हम आपको पहले भी बताए थे जिसे 2 से अधिक गुणनखंड, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका देखिए इसका 2 गुणनखंड तो आया, उसमें गुना 1 कर दिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो गुना 1 कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। इसे कोई भी संख्या मान लीजिए ले लीजिए, अभी 13 लेंगे तो 13 सिर्फ 1 और 13 से होगा, बीच हम किसी से भी अगर बीच में हम फिर 1 से गुना कर देंगे, अब कहोगे सर फिर इसमें भी 1 कर देंगे तो 3 गुना, नहीं ये गलत हो जाएगा। अगर ये 1 के जगह पर अगर यहाँ 12 रहता और गुना 1 कर देते तो भी ये भाज्य संख्या हो सकता था 2 से अधिक, लेकिन जब ऐसा स्थिति रहा तो नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हो गया दोनों संख्या क्या हो गया भाज्य संख्या, ये भी संख्या क्या हो गया मेरा भाज्य संख्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। बोला किसी खेल के मैदान के, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था इसलिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब मान लीजिए एक खेल का मैदान है, क्या है, एक खेल का मैदान है और एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्त बन गया, चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18। हाँ मान लीजिए सोनिया नाम का एक लड़की है, उसको 18 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। उसके बाद बोल रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट मान रहा है। अब इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट। एक सोनिया है, एक क्या, रवि है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। मतलब इसी मैदान में इसको नहीं बनाते, एक मैदान है वृत्ताकार मैदान, और इसी मैदान को जो है सोनिया जो है वो 18 मिनट में, सोनिया कितना 18 मिनट में लग रहा है, और सोनिया और रवि जो है वो कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। कितना, 12 मिनट लग रहा है। इससे एक मैदान को, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। हम तो दो वृत्त क्यों बना रहे हैं, इसलिए एक मैदान है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान एक ही समय पे चलना प्रारंभ कीजिए। अब बोल रहा है मान लीजिए अगर इस स्थान से दोनों आदमी दौड़ना क्या किया, प्रारंभ करके एक ही दिशा के चलते हैं, तो वह पुनः कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब बोल रहा है कि अगर यहीं से अगर दौड़ना शुरू किया, तो जब 12 मिनट में रवि पहुंचा और सोनिया कितना 18 मिनट में पहुंचा, तो रवि थोड़ा जल्दी पहुंच गया, रवि क्या हो गया, जल्दी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब अगर इस तरह चक्कर लगाते रहेगा तो कई चक्कर लग जाएगा। मतलब इसमें न्यूनतम दूरी का बात कर रहा है कि न्यूनतम कितना समय में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू किया, एक चक्कर यहाँ से यहाँ, एक चक्कर आते अब उसका 12 मिनट हो गया, और रवि यहाँ आते 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया, तो रवि ने उसको यहीं पे क्या किया, यहीं उसको दोनों मिल गया, रवि यहाँ मिल गया, तो न्यूनतम कितना दूर जल्दी मिल जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, न्यूनतम जब निकालना कहेगा, न्यूनतम दूरी जब कहेगा, न्यूनतम तो हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। और अधिकतम दूरी का जब बात करेगा, तो हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि न्यूनतम दूरी का बात कर रहा है। तो देखिए सोनिया यहां बना देते हैं, सोनिया जो है 18 मिनट लगा रहा है। कितना, 18 मिनट। और रवि कितना लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है। कितना, 12 मिनट। ये हो गया 18 मिनट। देखिए सोनिया 18 मिनट, रवि कितना गया, 12। अब जब हम 18 को जब हम तोड़ेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे, तो तोड़िए 18 को, 2 से 9, 3 into 3, मतलब 2, 3 into 3। अब जब 12 को हम तोड़ेंगे तो 2, 3, 2, 2, 12 को जो 2 दूनी 4, हाँ 2 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 12 को तोड़ रहे हैं तो 2 से 6, 2 से 3, मतलब 2 2 और कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 2 3। अब देखिए इसमें कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 18 जोड़ 3 3 9 9 दूनी क्या है, 18। अब एलसीएम निकालने का रूल क्या है, एलसीएम निकालने का रूल है जो संख्या दोनों में आ रहा है उसको एक बार लेंगे। कितना बार, एक बार। इसका दोनों लेंगे तो एक बार, कितना 3 आ गया, और 2 2 लिए कितना गया, 2। बाकी जो बच गया उतार दिए, 3 और 2 बच गया, 3 और 2। ये दोनों 2 के बदले 1 लिए, इसके बदले 1, और इसके दोनों के बदले क्या लिए, 1। इसको इस दोनों के बदले और इस दोनों के बदले, तो ये दोनों 3 के बदले 1 3, ये दोनों 2 के बदले 1 2 ले लिए। उसके बाद क्या हो गया, बच गया 3 और 2, तो देखिए 3 3 9 9 2 18 18 2 36, मतलब 36 कितना
आंसर कितना आ रहा है 36 बराबर। एलसीएम बराबर कितना आ रहा है 36, एलसीएम बराबर कितना आ रहा है एलसीएम 36। मतलब न्यूनतम 36 मिनट में उन लोग क्या करेगा, बार वन मिलेगा कितना 36 मिनट में। अगर यही अधिकतम बोल दिया था, एचसीएफ अगर बोलता तो एचसीएफ इसका कितना आ जाता है। एचसीएफ हम लोग जानते हैं जो संख्या मिला है, जैसे ई 2 मिला तो उसी को लेना है, और ई 3 मिला है तो दोनों कितना एचसीएफ बराबर कितना आ जाता है 6। तो एचसीएफ अपनी एलसीएम बोला था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब 36 मिनट में वो क्या करेगा, समय कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। मतलब 36 मिनट में दोनों क्या होगा, उसको प्रारंभिक स्थान पे क्या होगा मिलता जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में वही, जब न्यूनतम दूरी का बात करेगा तो एलसीएम निकालना, अधिकतम दूरी का बात करेगा तो क्या निकालना एचसीएफ। तो न्यूनतम कितना देर में मिलेगा, तो 36 मिनट करके क्या होगा, इस तरह करके वो मिलता चला जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर हम 5 तक 4 तक सॉल्व करा चुके थे, और इसमें 5, 6 और 7 हम क्या किए सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।